लास्ट टाइम में जब स्फीयर चल रहा था तो स्फीयर में वहाँ पर दो स्फीयर एक दूसरे को इंटरनल और एक्सटर्नल टच करते हैं तो उसके लिए कंडीशंस हुई थी, उस पर न्यूमेरिकल लगाए गए थे। अब इसके बाद एक नया टॉपिक इसी में स्फीयर में शुरू करते हैं। आज स्फीयर खत्म हो जाएगा। टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, ठीक। किसी स्फीयर को किसी पॉइंट पर टच करके जाने वाला अगर कोई प्लेन है तो उसे स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन, स्पर्शी समतल कहा जाता है, ठीक। जैसे कोई स्फीयर दिया गया है, ठीक। इस स्फीयर को पर्टिकुलर किसी पॉइंट कैपिटल P पर कोई प्लेन टच करता हुआ जाता है। ये रहा, ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। अभी हमको इसी प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इसीलिए हम इसका कोई खास P = 0 मान नहीं रहे, बल्कि जो पॉइंट जिस पर ये टच कर रहा है इस पॉइंट को हम कैपिटल P नाम दे रहे हैं। दिस इज द अल्फा बीटा गामा। स्फीयर के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, जिस पर प्लेन इस स्फीयर को टच करता हुआ जाता है। हम कह सकते हैं प्लेन का इक्वेशन P' = 0, ऐसा बोल सकते हैं। और स्फीयर का जो सेंटर है, स्फीयर का सेंटर हमको पता है, स्फीयर का सेंटर कैपिटल C है, -u -v -w, ये स्फीयर का सेंटर है। और स्फीयर का इक्वेशन हमको दिया गया है S = 0। किसी दिए गए स्फीयर के लिए उसके टेंजेंट प्लेन का समीकरण निकालने चल रहे हैं कि उसके टेंजेंट प्लेन का समीकरण कितना होगा। शुरुआत करते हैं। लिखना, लेट कैपिटल P अल्फा बीटा गामा बी अ पॉइंट ऑन द स्फीयर। माना कैपिटल P अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट है किसी दिए गए स्फीयर पर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करो, अगर हम इस लाइन CP को, सेंटर C को लाइन या पॉइंट P से मिला देते हैं, ये सेंटर C को पॉइंट P से मिला दिया तो लाइन बन गई CP। और हमको पता है CP के अगर हमें DRs निकालने हों तो पहला पॉइंट और ये लास्ट वाला पॉइंट, फिर ये पॉइंट माइनस ये, यानी अगर इसके DRs बोलें तो ये DRs ऑफ CP कितना होगा, DRs ऑफ CP, ठीक, इज गिवन बाई अल्फा माइनस यू, यानी अल्फा प्लस यू। अगला DRs कौन होगा, बीटा प्लस V, और अगला कौन होगा, गामा प्लस W। इसी बात को लिख रहे हैं। लिखना, देन DRs ऑफ CP आर, तब CP के DRs होंगे U प्लस अल्फा, वही अल्फा प्लस यू लिखो चाहे U प्लस अल्फा लिखो, बात बराबर है। U प्लस अल्फा, V प्लस बीटा, W प्लस गामा, ये मिल गया। अब इस पे दिमाग चलाना, हम पहले इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं। इतनी दूर तक बात पहले लिख ली गई, अब उसके बाद ध्यान देना। याद करो, जिस वक्त प्लेन चल रहा था उस वक्त कहा गया था कि अगर कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा दिया जाता है तो इस एक पॉइंट से होकर के गुजरने वाले प्लेन का समीकरण क्या होगा। तो इसका समीकरण हम लोग लिखते थे a × x माइनस अल्फा प्लस b × y माइनस बीटा प्लस c × z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये लिखा जाता था। बस मेरा थीम आज का यही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर देखना क्या आएगा। हम अपनी मर्जी से मानते हैं कि माना इसी प्लेन के ऊपर हमको एक जनरल पॉइंट दिया गया है x, y, z। फिगर में मत बनाना, सिर्फ ऐसे समझो। इस प्लेन के ऊपर हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं x, y और z। जब ये जनरल पॉइंट है तो सोचो, जिस दिन इस लाइन को आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन पूरी तरह से प्लेन के ऊपर है। जब ये लाइन प्लेन के ही ऊपर मौजूद है तो इस लाइन के DRs कितने होंगे, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। तो इस लाइन के DRs हो गए x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा। ये तो लाइन के DRs हो गए। जरा CP के DRs अभी अभी निकाले हैं। CP के DRs कितने हैं, u प्लस अल्फा, v प्लस बीटा और w प्लस गामा। और गौर करो, ये लाइन यहाँ आ करके मिली है। हम कह रहे हैं कि किसी गोले को
जैसे एक गोला दिया गया है, इस तरीके का कोई गोला है और उसके ऊपर कोई प्लेन रखा है, तो सेंटर से जब भी हम कोई भी लाइन इस प्लेन से मिलाएंगे तो हमेशा प्लेन के कैसी आएगी, परपेंडिकुलर। इसका मतलब लाइन CP और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इनके DRs के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा u प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस v प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा प्लस ये होगा गामा प्लस W इंटू जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0, जो कि 1 डिग्री में, जो 1 डिग्री में एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन है, और हमें पता है 1 डिग्री का इक्वेशन 3D में प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फॉर द स्फीयर S इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। शुरुआत करो लिखने की। लिखना टेंजेंट प्लेन एट कैपिटल P टेंजेंट प्लेन एट कैपिटल P, ठीक, इज अ प्लेन पॉइंट कैपिटल P पर स्फीयर के लिए खींचा गया टेंजेंट प्लेन वो प्लेन होता है, इज अ प्लेन थ्रू कैपिटल P, जो पॉइंट कैपिटल P से गुजरता है, थ्रू कैपिटल P अल्फा बीटा गामा, पहली बात, एंड हुज नॉर्मल, और जो उसका जो नॉर्मल होता है वो CP होता है, एंड हुज नॉर्मल इज CP। हम वापस दोहरा रहे हैं, एक स्फीयर यस बराबर 0 दिया गया है, उस स्फीयर के ऊपर एक जनरल पॉइंट हमने अपनी मर्जी से कैपिटल P अल्फा बीटा गामा मान लिया। हमको इसी अल्फा बीटा गामा पर स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ करना है कि उसका समीकरण कितना होगा। हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि पॉइंट कैपिटल P पर अगर कोई भी टेंजेंट प्लेन खींचा जाएगा तो उस टेंजेंट प्लेन के लिए CP किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। नॉर्मल के DRs पता हैं और ये पॉइंट पता है जिससे प्लेन गुजरता है, तो प्लेन का सीधा सा इक्वेशन होता है A इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस B इंटू वाई माइनस बीटा प्लस C इंटू जेड माइनस गामा बराबर 0। ABC नॉर्मल के DRs होते थे, नॉर्मल के DRs ये निकले बैठे हैं, इन्हीं को आगे लगा दो, काम बन चुका है, स्फीयर का इक्वेशन आ गया। कॉन्सेप्ट समझाई दिए। कॉन्सेप्ट यही है कि इसके ऊपर जनरल पॉइंट XYZ ले लिए तो आपको इसके DRs मिल गए, इसके मिल गए, और दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट चाहे उससे लगाएं चाहे इससे लगाएं। हाँ, therefore इक्वेशन इज या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज u प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस v प्लस बीटा y माइनस बीटा प्लस अगला होगा u प्लस अल्फा v प्लस बीटा तो w प्लस गामा और z माइनस गामा बराबर 0। ये लिख करके घेरा मार देना। ये होता है टेंजेंट प्लेन, पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर खींचे गए टेंजेंट प्लेन का समीकरण। ये सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक। अब एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसे भी करके दिखा रहे हैं कि स्पेशल फॉर्म में टेंजेंट प्लेन का समीकरण क्या होगा। स्फीयर इसी पर ख़त्म हो जाएगा आज। स्फीयर के बाद अब कौन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल देना, स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट प्लेन, स्पेशल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक, ये जो फॉर्म निकाले हैं इसी से हम तैयार कर लेंगे अपना वो फॉर्म जो हमको चाहिए। ठीक, एक तो ये सिंपल होता है, सबसे सिंपल ये होता है। अब इसके बाद हम इसकी मदद से एक और दूसरा निकाल करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि ये टेंजेंट प्लेन का समीकरण है, इसीलिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं लिखना u प्लस अल्फ़ा, ठीक, इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस v प्लस बीटा इंटू वाई माइनस बीटा, ठीक, प्लस w प्लस गामा इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक, ये प्लेन का इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं कितना आता है। दिस इम्प्लाइज दैट। चलो चेक करते हैं। ध्यान रखना, बारी बारी टुकड़े में काम कर रहे हैं। जिनको दिक्कत लगे वो एक साथ मल्टीप्लाई करके बाद में सिस्टमेटिक लगा लें, जिनको आसान लग रहा है वो मेरे साथ चलें इस तरीके से। अल्फ़ा इंटू एक्स, पहला कौन आया? अल्फ़ा एक्स। अगला देखना बीटा इंटू वाई, और इस तरीके से गामा इंटू जेड। हम एक्स वाई जेड के टर्म पहले निकाल लिए, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, ये हिस्सा आया। ठीक, फिर देखना अब की बार u इंटू एक्स, यू एक्स, फिर अगला ये v इंटू वाई, वी वाई, और फिर w इंटू जेड, डब्लू जेड। ये भी एक्स वाई जेड के टर्म है, इनको भी निकाल लेते हैं तो हमको मिलता है प्लस यू एक्स, ठीक है, प्लस वी वाई प्लस डब्लू जेड। अभी बिल्कुल परेशान ना हो, अभी सबको फिर इकट्ठा करेंगे। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्लू जेड, ये इतना मिला। अब बारी देखते हैं, अब u को अल्फ़ा से करेंगे तो फिर ध्यान देना ये इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस यू अल्फ़ा, इस तरीके से माइनस वी बीटा और माइनस डब्लू गामा, ये भी एक हिस्सा मिलेगा, लिख देना माइनस यू अल्फ़ा माइनस वी बीटा माइनस डब्लू गामा, ये इतना मिल गया। ठीक, अब जो बचा उसकी तरफ देखना है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर विद माइनस साइन, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर विद माइनस साइन, गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर विद माइनस साइन, यानी माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और टोटल बराबर 0 लिख देना। और पूरे को इक्वेशन नंबर 1 मान लो तुरंत, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लिखना मत, सिर्फ ध्यान रखना। अगली बात, स्फेयर का जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, ठीक है, प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन होता है। चूँकि हमको इसी स्फेयर पर पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन निकालना है, तो अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन चाहिए तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लेन पर भी होगा, स्फेयर पर भी होगा, और अगर ये स्फेयर पर होगा तो पक्का स्फेयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उठा करके रख दो, लिखना सिंस अल्फ़ा बीटा गामा, सिंस अल्फ़ा बीटा गामा lie on the sphere since alpha beta gamma lie on the sphere, therefore, इसलिए therefore, चलो सामने पड़ा हुआ है, इस पूरे में अल्फ़ा बीटा गामा रखो तो x की जगह पर अल्फ़ा रखेंगे, ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर, y की जगह पर बीटा रखेंगे, ये बनेगा बीटा स्क्वायर, z की जगह पर गामा रखेंगे, ये बनेगा गामा स्क्वायर। 2u x की जगह पर अल्फ़ा, 2u अल्फ़ा, 2v बीटा, 2w गामा, ठीक, प्लस d इक्वल टू 0। ये मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, जरा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 पर निगाह डालो, दोनों को ऐड कर दो। लिखना इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 गिव, चलो दोनों ऐड करते हैं और ध्यान रखना किस तरीके से ऐड हो रहा है। चलो ऐड किया जाता है। अल्फ़ा एक्स
क्या यहाँ कहीं पर है? कहीं नहीं। बीटा वाई यहाँ कहीं नहीं मौजूद, गामा जेड कहीं भी नहीं मौजूद है। ठीक है, तो पहला हो गया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, इनको एक साथ कर लेते हैं। अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर नेगेटिव के साथ और यहाँ पॉजिटिव के साथ सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचा उन पर निगाह डालते हैं। यू वाले टर्म देखना, ये तीनों उतर चुके हैं, ये हो चुका है। यू एक्स यहाँ से यू एक्स, ठीक, और यहाँ का हाल देखना 2u अल्फ़ा इस जगह पर मौजूद है। ठीक, दोनों को ऐड करना है। अच्छा, एक चीज़ और, पहले इनको देख लें, निपटा देते हैं। माइनस यू अल्फ़ा प्लस यू अल्फ़ा बचेगा सिर्फ यू अल्फ़ा, माइनस वी बीटा प्लस 2 वी बीटा बचेगा सिर्फ वी बीटा, डब्लू गामा प्लस 2 डब्लू गामा बचेगा सिर्फ डब्लू गामा, यानी एक बार बचा है और ऊपर यू वी डब्लू वाले टर्म यहाँ मौजूद हैं, ऐड कर रहे हैं। अब तुम लोग इसको दो मत देखना, इसको देखो 1 है क्योंकि अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक, तो ये 1 1 1 देखना इसको। यू अल्फ़ा यू एक्स किसको कॉमन करें? यू को कॉमन कर लें, अंदर क्या बचा? अल्फ़ा प्लस एक्स, तो इसका मतलब प्लस प्लस, और धीमे से बाहर निकाल लो यू को, तो कितना हुआ? अल्फ़ा प्लस एक्स। इसी तरीके से यहाँ आओ, यहाँ 1 दिख रहा है तो वी बीटा वी वाई, वी कॉमन करो, बीटा प्लस वाई, तो प्लस वी कॉमन बीटा प्लस वाई, ये हुआ। इसी तरीके से अगला प्लस डब्लू कॉमन कर लो, डब्लू के कॉमन होते ही गामा प्लस जेड और प्लस डी बराबर 0, ये आ गया। अगर इसको देखो तो ये भी एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन है, एक्स की डिग्री 1, वाई की 1, जेड की 1। कोई इसको बैलेंस करने के चक्कर में नहीं आएगा कि हम एक्स वाले टर्म एक साथ करेंगे वाई वाले, ना, बिल्कुल ना करना। वो करेंगे तब दिक्कत ये है जो अब हम बताने चल रहे हैं कि आप सीधे स्फीयर के इक्वेशन से टेंजेंट का प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, उसमें गच्चा खा जाएंगे। एक्स की डिग्री 1, वाई की 1, जेड की 1, एक्स की 1, वाई की 1, जेड की 1, सबकी डिग्री 1 है। एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का इक्वेशन है। ये मेरे दिए गए उस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन का समीकरण है। ठीक, लिखना, ये पहले इतना लिख के घेरा मार दो, फिर हम आगे बताते हैं। एक बार सब लोग इधर देखो, जरा स्फीयर का इक्वेशन याद करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब सोचो हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी वाई इंटू वाई, प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जेड इंटू जेड, ये हुआ। प्लस 2ux होता था, 2ux यहाँ लिख रहे हैं 2ux। इस 2ux को लिखा जा सकता है ux प्लस ux। ठीक, अच्छा, या तो इसको एक और काम करो, ux में ना तोड़ो, इसको सिर्फ ऐसा कर देते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतने तक ठीक है। अगला होता था 2ux, तो उस 2ux की जगह पर u को बाहर निकाल दिया, ये u को बाहर निकाला x प्लस एक्स, अभी भी तो 2ux है। फिर स्फीयर का इक्वेशन प्लस 2vy होता था, तो 2vy में यहाँ पर केवल और केवल v रखो और इसको कर दो y प्लस वाई, अभी भी 2vy है। 2wz होता था, तो प्लस w को बाहर रखो और z प्लस z और फिर कांस्टेंट टर्म d बराबर 0। चेक करो क्या अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन लिखा गया है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2xu यानी 2ux 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बात तो तय हो गई, ये स्फीयर का स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है। अब जरा इनको और इनको कंपेयर करो, अंतर कितने का है? अंतर देखना, x की जगह पर x है, y की जगह y है, z की जगह z है। ठीक, u की जगह u है, v की जगह पर v है, w की जगह पर w है, d की जगह पर d है। अंतर देखना कहाँ से आया? जब हम प्लेन का इक्वेशन लिख रहे थे तो हमने किया क्या? हमने स्फीयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर को अल्फ़ा एक्स से रिप्लेस कर दिया। वापस देखना,
एक्स स्क्वायर को तोड़ा एक्स इंटू एक्स में और एक एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, अल्फ़ा से। तो इसका मतलब अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्फेयर का इक्वेशन दिया गया है और अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन का समीकरण लिखना है तो तुरंत एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो अल्फ़ा इंटू एक्स से। मतलब पहले एक्स स्क्वायर को तोड़ो एक्स इंटू एक्स में और एक एक्स को रिप्लेस कर दो अल्फ़ा से। वाई स्क्वायर को तोड़ो वाई इंटू वाई में, एक वाई रिप्लेस हुआ किससे, बीटा से। जेड स्क्वायर टूटा जेड इंटू जेड में और एक जेड रिप्लेस हुआ गामा से। इसी तरीके से जो 2ux था उसमें u अपनी जगह बरकरार है। 2x को तोड़ो x प्लस एक्स में और एक x को रिप्लेस करो अल्फ़ा से। इसी तरीके से एक y रिप्लेस होगा बीटा से, एक z रिप्लेस होगा गामा से। जो आएगा वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कह सकते हैं टेंजेंट प्लेन का समीकरण होगा। ठीक, हम इसी बात को लिख रहे हैं। अब ये मेरा टेंजेंट प्लेन का समीकरण है जो सामने लिखा गया है। अब यही शॉर्ट ट्रिक हम बताने चल रहे हैं। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बड़ी फेमस लाइन है जो किताबों में बाकायदा लिखी मिलती है। और अगर याद हो तो जिस वक्त टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा रहे थे उस वक्त भी इस चीज़ को हम बताए हुए थे, टेंजेंट का जब समीकरण निकाल रहे थे। लिखना टू राइट, लिखने के लिए टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to write equation of tangent plane at alpha beta gamma, at alpha beta gamma be replace, हम बदलते हैं be replace, ध्यान रखना कैसे, एक्स स्क्वायर इसको रिप्लेस किया जाएगा x इंटू एक्स से। ठीक, यानी एक्स स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होता है x इंटू एक्स से, इसको रिप्लेस करेंगे बाई किसके द्वारा, अल्फ़ा x के द्वारा। फिर सुनना, वाई स्क्वायर जो इक्विवेलेंट होता है वाई इंटू वाई के, इसको रिप्लेस करेंगे बाई, वाई इंटू वाई को किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, बीटा इंटू वाई के द्वारा रिप्लेस करेंगे। अगला देखना इसी तरीके से, जेड स्क्वायर जो इक्विवेलेंट है जेड इंटू जेड, इसको रिप्लेस करेंगे बाई गामा इंटू जेड। सिर्फ एक काम कर रहे हैं, एक्स एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड में एक एक्स वाई जेड को अल्फ़ा बीटा गामा करस्पॉन्डिंग में रिप्लेस कर दिए। अब अगला ट्रांसफॉर्म देखना, 2x जो इक्विवेलेंट होता है x प्लस एक्स के, इसको रिप्लेस करेंगे बाई अल्फ़ा प्लस एक्स से। 2y इक्विवेलेंट होता है y प्लस वाई से, रिप्लेस करेंगे बीटा प्लस वाई से। और 2z इक्विवेलेंट होता है z प्लस जेड से, रिप्लेस किया जाएगा बाई गामा प्लस जेड से। सिर्फ एक काम, स्क्वायर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा एक्स रखो, वाई स्क्वायर की जगह बीटा वाई रखो, जेड स्क्वायर की जगह गामा जेड रखो। 2ux में u बाहर करो, 2x को तोड़ो x प्लस एक्स और एक x की जगह अल्फा चिपकाओ। यही हाल y और z के साथ किया जाएगा। ये तरीका होता है टेंजेंट प्लेन का समीकरण निकालने का। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, बाय द वे जैसे स्फेयर का इक्वेशन दिया जाता है, रुकना अब इस पर, जैसे किसी ने कहा स्फेयर का इक्वेशन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया गया 6, ये मान लो 6x हो गया। ठीक, और अगला इसी तरीके से हो गया 8y और अगला इसी तरीके से हो गया प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, स्फेयर का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें जिसकी तलाश है हम वो खोजते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कोई नुक्ता चीनी नहीं, अल्फ़ा एक्स। हम कह रहे हैं कि पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट निकालो। अब अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 2 - 2 - 2, 3 - 3 - 4, कुछ हो सकता है। हम अल्फ़ा बीटा गामा जनरली बोल रहे हैं। इस अल्फ़ा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन निकालो, तो एक्स स्क्वायर बिना दिक्कत के अल्फ़ा एक्स बीटा वाई गामा जेड लिखा जा सकता है। अगला सुनना, ये 6x है, अपनी तलाश नहीं है, अपनी तलाश है 2x की, तो तोड़ दो ना दो हिस्से में, इसको तोड़ करके लिख सकते हैं 3 × 2x। लो 3 बाहर, हमको सिर्फ 2x, हमको जितना चाहिए उतना ही लेंगे, लालच की बिल्कुल लफड़ी नहीं फंसाने वाले हैं कि लालच की लफड़ी बहुत बुरी होती है। 2x तोड़ा तो 2x तोड़ा तो अब ये 2x टूटेगा अल्फ़ा प्लस एक्स में। अच्छा, इनका हाल देखना, इसको तोड़ देंगे प्लस 4 × 2y, लो 4 अभी भी बाहर है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 3 × अल्फ़ा प्लस एक्स,
ये 4 बाहर है तो बीटा प्लस वाई, अच्छा ये 5 है, यहाँ तो 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, तो 2 का फैक्टर नहीं लगेगा तो खुद से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखना। प्लस इसको लिखेंगे 2 से गुणा 2 से भाग, 2 × 5/2z लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख दिया तो गौर करो, इस 2 को इस z के साथ बैलेंस कर लो, 5/2 बाहर आया, यानी कुल मिला के हम ये लिखेंगे 5/2 × 2z। अब तो सही है, तो अब इस 2z की जगह पर हम रख देंगे कितना, गामा प्लस z। ये काम हमको करना है। अगर 2 का फैक्टर नहीं दिख रहा है, 2 का फैक्टर बनाना है, 2 से गुणा 2 से भाग करके, काम मेरा यही होगा। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर रिप्लेस बाई अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर रिप्लेस बाई बीटा वाई, जेड स्क्वायर रिप्लेस बाई गामा जेड, 2x रिप्लेस बाई अल्फा प्लस एक्स, 2y रिप्लेस बाई बीटा प्लस वाई, 2z रिप्लेस बाई गामा प्लस जेड। एक बात और, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक। लिख डालो इतना फटाफट, पहले ये फटाफट लिख लो तब इसको हटाएं। न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम, ये वर्किंग रूल बता दिए हैं। इस तरीके से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालने वाला काम तुम लोग कर लेना बुक में देख करके। जो न्यूमेरिकल तुम लोगों से मुश्किल है, हम उस न्यूमेरिकल को यहाँ पर उठा रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। यही वर्किंग रूल फॉलो करना है, ठीक। बाय द वे फिर भी नहीं आएगा तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ लेना। सॉरी, लिखना इफ एनी टेंजेंट प्लेन if any tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square is equal to r square makes intercepts a comma b comma c on the axis ठीक। prove that 1/a square plus 1/b square plus 1/c square is equal to 1/r square, ठीक। ये रहा न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एक स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब स्फीयर का जो सेंटर है वो 0 0 0 है और जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। कह रहे हैं ये जो स्फीयर है इसका जो टेंजेंट प्लेन है वो यक्स वाई और जेड एक्सेस पर 3 अंताखंड काटता है, 3 इंटरसेप्ट बनाता है। यक्स एक्सेस पर स्मॉल ए का, वाई एक्सेस पर स्मॉल बी का और जेड एक्सेस पर स्मॉल सी का इंटरसेप्ट बनाता है। आप प्रूफ कीजिए कि 1/x एक्सेस पर काटे गए अंताखंड का स्क्वायर प्लस 1/y एक्सेस पर काटे गए अंताखंड का स्क्वायर प्लस 1/z एक्सेस पर काटे गए अंताखंड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ रेडियस स्क्वायर, यानी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर। ये बात हमें प्रूफ करनी है। जितनी बातें हमें पता हैं हम केवल और केवल उसी के हिसाब से चलेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, किसी फिगर की अब यहाँ पर नीड नहीं है। ऐसे केसेस में काम केवल अपनी जानकारी के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला काम ये करते हैं, जो जो दिया गया है उसकी तरफ आते हैं। पहले तो स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है, स्फीयर का इक्वेशन लिख लेते हैं। लिखना कैपिटल S
इक्विवेलेंट स्फेयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्फेयर का इक्वेशन है। दूसरी बात, अगली बात जो कही गई है वो कही गई इफ़ एनी टेंजेंट प्लेन टू द स्फेयर। जब टेंजेंट प्लेन खींचा गया है तो इसका मतलब ये टेंजेंट प्लेन किसी पॉइंट पर खींचा गया होगा। तो एक पॉइंट मानते हैं, लेट कैपिटल पी अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट on this sphere let alpha beta gamma be any point on this sphere, ठीक। then if point lie on this sphere it means alpha square plus beta square प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट स्फेयर का पॉइंट है तो निश्चित तौर पर स्फेयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन equation of tangent plane at capital P alpha beta gamma to the sphere is, ठीक। फाइंड कैपिटल पी अल्फा बीटा गामा पर स्फेयर के लिए टेंजेंट प्लेन का जो समीकरण होगा वही पुराना तरीका, एक्स स्क्वायर रिप्लेस होगा अल्फा एक्स से, तो ये हुआ अल्फा एक्स। वाई स्क्वायर पर रिप्लेस होगा बीटा वाई, ठीक। जेड स्क्वायर पर रिप्लेस होगा गामा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये टेंजेंट प्लेन का समीकरण है। तुरंत हम एक काम करते हैं, टेंजेंट प्लेन के समीकरण को चेंज कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो जिस दिन ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज होगा उस दिन बनेगा, पूरे में आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, अल्फा नीचे लाएंगे, तो ये होगा एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन अल्फा, पहला, ठीक। इसी तरीके से प्लस वाई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन आर स्क्वायर अपॉन गामा, और इधर हो गया 1। ये तो हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म में टेंजेंट प्लेन का समीकरण। लेकिन हमें दिया गया है कि जो टेंजेंट प्लेन है वो यक्स वाई जेड एक्सेस पर ए बी सी का अंतःखंड काटता है। इसका मतलब इंटरसेप्ट ऑन यक्स एक्सेस ए, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस बी, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सेस सी, और यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन अल्फा यक्स पर, आर स्क्वायर अपॉन बीटा वाई पर, आर स्क्वायर अपॉन गामा जेड पर। एक ही प्लेन एक ही समय में दो अलग अलग इंटरसेप्ट नहीं काट सकता। इसका मतलब ये हुआ ये और ये दोनों इंटरसेप्ट एक बराबर होंगे, यानी आर स्क्वायर बाई अल्फा बराबर ए, आर स्क्वायर बाई बीटा बराबर बी, आर स्क्वायर बाई गामा बराबर सी। लिखना इस बात को। लिखते हैं, गिवन दैट, ये दिया गया है कि काटे गए जो अंतःखंड हैं ये ए बी सी हैं, तो गिवन दैट आर स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ए, ठीक, आर स्क्वायर अपॉन बीटा इज इक्वल टू बी, और आर स्क्वायर अपॉन गामा इज इक्वल टू सी। हम अपनी मर्जी से अल्फ़ा बीटा गामा मान के लाए थे, तो हमको अल्फ़ा बीटा गामा को कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। अगर ध्यान दें तो एक इक्वेशन ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा हटाना है तो हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक। चेक करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा इधर ले गए तो अल्फ़ा बराबर आर स्क्वायर अपॉन ए, बीटा बराबर आर स्क्वायर अपॉन बी, गामा बराबर आर स्क्वायर अपॉन सी। यूजिंग दिस इन वन, यूजिंग दीज इन वन, इन सब को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करने पर, चलो रख दो फटाफट इक्वेशन 1 में। देखना, अल्फ़ा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, बीटा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस गामा स्क्वायर यानी आर स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, आर टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 4 आर टू दी पावर 4 कॉमन करके नीचे भेज दो, तो आर स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4 कट के 1 अपॉन आर स्क्वायर, इधर बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर, जो कि मेरा आंसर है। यानी दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की 4 कॉमन करके इधर भेजा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। यही वो आंसर है जो हमें लेकर आना था। कुछ नहीं करना, सिर्फ जितनी कंडीशंस दी गई हैं उसी कंडीशंस के आधार पे हमें सारा काम करते चले जाना है। अगली हेडिंग इसके बाद डाल देना, पोलर प्लेन। पोलर प्लेन, डेफिनेशन समझ लो इसकी पहले, ठीक। जैसे अगर कोई स्फीयर दिया जाता है, कोई स्फीयर दिया गया और बाहर एक पॉइंट हमको दिया जाता है, कोई पॉइंट है कैपिटल ए दिया गया है, तो इस पॉइंट से जब एक लाइन को ट्रेस किया जाएगा तो ये लाइन इस स्फीयर को 2 पॉइंट पर कट करेगी, ठीक। रेडियल प्लेन में भी ऐसी कोई बात आ चुकी थी, ठीक, यहाँ पर अलग है, ये पोलर प्लेन है। कैपिटल ए से एक लाइन खींची जाएगी तो ये लाइन इस पूरे के पूरे स्फीयर को 2 पॉइंट पर काटेगी। जिन पॉइंट पर काटेगी इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल पी और कैपिटल क्यू कहते रहे। तो ऐसे केस में इस पूरी लाइन पर एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, ये कैपिटल आर नाम देते हैं, इस पूरी लाइन पर एक पॉइंट कैपिटल आर ऐसा जरूर होगा जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, और प्रॉपर्टी है कि 2 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू आर, 2 अपॉन ए आर ये बराबर होती है 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी, यानी डिस्टेंस ए पी और प्लस 1 अपॉन ए क्यू, 1 अपॉन ए क्यू। ये रहा, हम वापस दोहरा रहे हैं। अगर स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट कैपिटल ए दिया गया है, उस पॉइंट से इस स्फीयर पर एक लाइन ट्रेस की जाती है, तो ये लाइन स्फीयर को 2 पॉइंट पर काटेगी, दोनों पॉइंट पर काटेगी। तो ऐसे केस में इस पूरी लाइन जो ये ए पी क्यू निकल के आ रही है, इस लाइन पर कहीं ना कहीं पर एक पॉइंट कैपिटल आर ऐसा जरूर मौजूद होगा जो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि 2 अपॉन ए आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पी प्लस 1 अपॉन ए क्यू। ये जो पॉइंट होगा, ठीक, इस पॉइंट का जो लोकस होता है, ठीक, इसी का लोकस जिस प्लेन को बनाता है वो प्लेन हमारा पोलर प्लेन कहलाता है। और यहाँ ये पॉइंट जो कैपिटल ए बाहर जिससे लाइन ट्रेस की गई है, ये पॉइंट कैपिटल ए पोल कहलाता है, ठीक। लिखना इसी बात को, फिगर बना लेना, शुरुआत करना लिखने की। अ लाइन थ्रू कैपिटल ए, अ लाइन थ्रू, अ लाइन थ्रू कैपिटल ए पॉइंट दिया गया है अल्फा बीटा गामा, थ्रू कैपिटल ए कट्स द स्फीयर, कट्स द स्फीयर, ठीक, एस बराबर 0, एस बराबर 0 इन 2 पॉइंट्स कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, इन 2 पॉइंट्स कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, ठीक। अ लाइन थ्रू कैपिटल ए अल्फा बीटा गामा, कोई लाइन जो कि पॉइंट कैपिटल ए अल्फा बीटा गामा से खींची जाती है, कट्स द स्फीयर, वो स्फीयर को काटती है, इन 2 पॉइंट्स कैपिटल पी एंड कैपिटल क्यू, ठीक। लेट कैपिटल आर,
let capital R be a point, let capital R be a point, ठीक, on line APQ, on line APQ such that, और ये पॉइंट इस तरीके से है कि एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि 2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A एंड R इज इक्वल टू 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A एंड P प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A एंड Q। 2 अपॉन AR इज इक्वल टू 1 अपॉन AP प्लस 1 अपॉन AQ। देन अगर ये पॉइंट मिलता है, देन लोकस ऑफ कैपिटल R, लोकस ऑफ कैपिटल R, तो जो इस पॉइंट कैपिटल R का चलने का रास्ता होगा, बिंदुपथ होगा, ठीक, लोकस ऑफ द कैपिटल R इज अ प्लेन, वो एक प्लेन होगा, इज अ प्लेन, ठीक, कॉमा करके लिखना, कॉल्ड पोलर प्लेन, कॉल्ड पोलर प्लेन, जिसे पोलर प्लेन कहा जाता है। अच्छा, आगे उसी में चाहे जोड़ देना, कॉल्ड पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, क्या, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर S बराबर 0, ठीक, एंड कैपिटल A, और इस पॉइंट कैपिटल A को पोल कहा जाता है, एंड कैपिटल A इज कॉल्ड, कैपिटल A इज कॉल्ड पोल, कैपिटल A इज कॉल्ड पोल, फुल स्टॉप। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन जो होता है वो बिल्कुल टेंजेंट प्लेन के तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक, दोनों को लिखने में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसा ही लिखा जाएगा। जैसे वहाँ पर रिप्लेसमेंट करते थे, ठीक, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, सेम वही सारी कहानी इसमें भी होगी, ठीक। इधर मेरे ख्याल से फ्लैश आया होगा, ये स्फीयर कैपिटल एस है, कॉल्ड पोलर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर कैपिटल S बराबर 0 एंड कैपिटल A इज कॉल्ड पोल। प्लेन का इक्वेशन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं जनरल फॉर्म में, लिखना, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन, ठीक, ऑफ अल्फा बीटा गामा, यानी पोल हमें दिया गया है अल्फा बीटा गामा, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू S बराबर 0 इज डैश अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू अल्फा प्लस एक्स प्लस वी बीटा प्लस वाई प्लस डब्लू गामा प्लस जेड और प्लस डी इक्वल टू 0, ये रहा। ये कंफ्यूज मत होना कि मतलब जितने टेंजेंट प्लेन होते हैं वो सारे के सारे पोलर प्लेन होते हैं, नहीं, जिस दिन ये पॉइंट कैपिटल R स्फीयर की सतह के ऊपर मिलेगा उस दिन तो ये पोलर प्लेन इस तरीके से आएगा, उस दिन पोलर प्लेन टेंजेंट प्लेन एक ही होंगे। लेकिन अगर कैपिटल R स्फीयर के ऊपर ना आया, कहीं और दूर आ गया या स्फीयर के अंदर में आ गया, तो ऐसे केस में पोलर प्लेन फिर टेंजेंट प्लेन नहीं होगा। इसलिए अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं, जब तक आगे और थ्योरी ना दिखे तब तक नहीं, ठीक। तुरंत इससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम नोट करना, फाइंड द पोल, फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन Lx plus My plus Nz is equal to small p with respect to the sphere
विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रहा स्फीयर का इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पोलर प्लेन दिया गया है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। हमें पोल जो इस पोलर प्लेन के लिए पोल का काम कर रहा है, हमको उस पॉइंट को कैलकुलेट करना है कि वो पॉइंट कितना होगा। शुरुआत करते हैं तुरंत। सबसे पहला काम स्फीयर के इक्वेशन को ही लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चूंकि हमें पोल निकालना है, पोल पता नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से पोल को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। लिखना, लेट कैपिटल पी अल्फा बीटा गामा बी द पोल, बी द पोल। और याद करो, अगर हमें पोल पता है तो पोल के इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से डायरेक्ट पोलर प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं। लिख डालो तुरंत। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन एट कैपिटल पी अल्फा बीटा गामा इज, याद है एक्स स्क्वायर रिप्लेस होगा अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर रिप्लेस होगा बीटा वाई से, जेड स्क्वायर रिप्लेस होगा गामा जेड से। अप्लाई कर दो तुरंत, तो हमें मिलता है एक्स अल्फा प्लस, या अल्फा एक्स कर दें, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर है, सॉरी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये तो मेरा निकाला हुआ पोलर प्लेन आया और हमें ऑलरेडी दिया गया है कि जो भी पोल आप मान रहे हो इस पोल के लिए पोलर प्लेन ये है। इसका मतलब ये और ये दोनों प्लेन डिफरेंट नहीं, ये दो के दोनों कैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे, यानी हम इनका कंपैरिजन करा सकते हैं। कंपेयरिंग टू विद दिस, लिखना कंपेयरिंग टू कंपेयरिंग टू विद एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, हम इधर लिख रहे हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। जो प्लेन हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2, इसको दिए गए प्लेन से कंपेयर करा देते हैं। चलो कंपेयर कराते हैं। तो कंपेयर कराएंगे तो ये आएगा, कहाँ गया इक्वेशन नंबर 2, ये रहा। ठीक, अल्फा एक्स और ये कौन है, एल एक्स। इसका मतलब अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू गामा अपॉन एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। यानी इम्प्लाइज दैट अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू गामा अपॉन एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी। मेरे ख्याल से अगर ध्यान दो तो अल्फा बीटा गामा यहाँ से आ चुका है हमारे पास। ये तीनों में से हम अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेरे लिए पोल का काम करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान देना, अल्फा इज इक्वल टू, ये पहला उठाओ और लास्ट वाला उठाओ, पहला और लास्ट, अल्फा इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर अपॉन पी, एल ए स्क्वायर अपॉन पी। अगला बोलना बीटा इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर अपॉन पी। अगला गामा इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर अपॉन पी। और हमको पोल मिल चुका है। ठीक, देयरफॉर पोल इज एल ए स्क्वायर अपॉन पी एम ए स्क्वायर अपॉन पी एन ए स्क्वायर अपॉन पी। ये आंसर है, ये वो पोल है जो हमें निकालना था।
एक अगली बात प्रूफ करते हैं फिर। कि प्रॉपर्टी होती है, प्रूफ करके देखते हैं इसको। ठीक, द लाइन, इसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई स्फीयर दिया गया है, ठीक, और इस स्फीयर के लिए ये दिया गया पॉइंट ये पोल का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पोल के लिए एक पोलर प्लेन आएगा। अगर ये पॉइंट कैपिटल P एक पोल है, ठीक, तो एक पोलर प्लेन आएगा। कह ये रहे हैं कि ओरिजिन से जो लाइन कैपिटल P से होकर के जा रही है, या दूसरी भाषा में कहें जो लाइन कैपिटल P और ओरिजिन को मिलाती है, वो लाइन इस कैपिटल P के पोलर प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये लाइन कैपिटल P के पोलर प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करेगी। इसी बात को हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। लिखना, द लाइन ज्वाइनिंग the center of the sphere, joining the center of the sphere, the line joining the center of the sphere to any point P, to any point कैपिटल P, ये P यहाँ है, ये P यहाँ हो, कहीं पर भी हो, ठीक। ये कहा ही गया है कि जब भी आप इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, यानी हर बार ये कहीं ना कहीं पोल का काम कर जाएगा, ठीक। तो वही बात ये कह रहे हैं कि कैपिटल P कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से स्फीयर के सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींची जाती है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू एनी पॉइंट कैपिटल P, तो ये जो लाइन खींची गई है ये लाइन होती है परपेंडिकुलर, is perpendicular to the polar plane of P, to the polar plane of P। ये लाइन कैपिटल P के पोलर प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी या कैपिटल P के पोलर प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करेगी। मेरे ख्याल से शायद मैंने काफ़ी छोटा लिख दिया है, सुन करके लिखने की कोशिश करना, इसको वापस बड़ा लिखेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू एनी पॉइंट कैपिटल P इज परपेंडिकुलर टू द पोलर प्लेन ऑफ कैपिटल P। कैपिटल P कोई भी एक पॉइंट है, स्फीयर के सेंटर को कैपिटल P से मिला करके एक लाइन खींची जाती है। तो जब कैपिटल P कोई भी एक पॉइंट है तो इसके लिए जो भी पोलर प्लेन निकल के आएगा, कहा जा रहा है P को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पोलर प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। सिर्फ इतनी सी बात हमें प्रूफ करनी है। शुरुआत करते हैं। इस पर हम लोग वही स्टैंडर्ड लेंगे, x² + y² + z² इज इक्वल टू r² या a², जो भी लेना चाहें। शुरुआत करते हैं। लेट, प्रूफ है इसका, प्रूफ। लेट स्फीयर बी, लेट स्फीयर बी x² + y² + z² इज इक्वल टू a²। इक्वेशन नंबर 1। माना ये स्फीयर का समीकरण है, ठीक। x² + y² + z² इज इक्वल टू a², इक्वेशन नंबर 1, ठीक। कैपिटल P कोई भी एक पॉइंट है तो कैपिटल P को हम लोग x1 y1 z1 मान लेते हैं। लिखना, कैपिटल P बी एनी पॉइंट, कैपिटल P बी एनी पॉइंट x1 y1 z1, ये हम कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1, ठीक। अच्छा, चूंकि कैपिटल P को ओरिजिन से मिला रहे हैं, फिगर देखना ध्यान से। कैपिटल P ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कितने z1, और स्फीयर के कोऑर्डिनेट सेंटर के 0 0 0 हैं। तो जिस दिन इसको इनसे मिलाया जाएगा, इस लाइन के dr
सीधे सीधे x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो, मतलब x1 y1 और z1 ही होंगे। इसी बात को हम लिख दे रहे हैं। देन डी आर्स ऑफ OP, देन डी आर्स ऑफ OP, ठीक, देन डी आर्स ऑफ OP आर x1 y1 z1 लिख देना। डी आर्स ऑफ OP आर x1 y1 और z1, वो x1 माइनस जीरो, y1 माइनस जीरो, z1 माइनस जीरो, उसी को सीधे लिख दिए हैं x1 y1 और z1। चलो कैपिटल P के लिए पोलर प्लेन निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तो कैपिटल P पोल का काम कर ही रहा है, तो उसके लिए पोलर प्लेन निकाल लेते हैं। पोलर प्लेन निकालना हमको पता है, x1x प्लस y1y प्लस z1z इज इक्वल टू a स्क्वायर। लिखना द पोलर प्लेन ऑफ P, द पोलर प्लेन ऑफ कैपिटल P x1 y1 z1, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर 1, विद रिस्पेक्ट टू 1 इज, चलो सीधे लिख दे रहे हैं ऊपर यहीं पर, ये होगा x1, या अब हम ऐसे लिखते हैं x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई प्लस z1 इंटू जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, निगाह डालो इक्वेशन नंबर 2 पर। ये पोलर प्लेन है, पोलर प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स देखो, x1 y1 z1, लाइन के डी आर्स कितने, x1 y1 z1, इस लाइन का डी आर्स और प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स एक बराबर हैं। इसका मतलब ये लाइन और ये पोलर प्लेन, सॉरी, इस पोलर प्लेन का नॉर्मल और ये लाइन या तो एक दूसरे के पैरेलल हैं या तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए हैं। इसका मतलब ये लाइन हमेशा पोलर प्लेन के परपेंडिकुलर बैठेगी। लिख देना इसी बात को, लिखना डी आर्स ऑफ OP, डी आर्स ऑफ OP आर सेम, आर सेम एज डी आर्स ऑफ, एज डी आर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, ठीक। डी आर्स ऑफ OP, जो लाइन OP खींची गई है, इसके डी आर्स और प्लेन जो 2 आया है, प्लेन 2, इसके नॉर्मल के डी आर्स दोनों सेम टू सेम है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब अब साफ है, क्योंकि नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो OP भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या OP इज नॉर्मल टू प्लेन 2। OP प्लेन 2 के लिए नॉर्मल का काम करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट OP इज परपेंडिकुलर टू द पोलर प्लेन, टू द पोलर प्लेन ऑफ P। OP इज परपेंडिकुलर टू द पोलर प्लेन ऑफ कैपिटल P। लिख डालो इसे।